सलाम लाहौर सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और पीर का रोज़ है, यानी कि हफ्ते का आगाज़ है। हफ्ते का आगाज़ अच्छे तरीके से कीजिएगा और मौसम भी का साथ देगा। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश का इम्कान है और अगर बारिश ना हुई तो हवा चलती रहेगी, लेकिन अगर बारिश हो गई तो फिर उसके बाद हब्स हो जाएगा, जिसको बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की सूरत हाल बताते हैं। सारा दिन क्या रहेगा। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे भी 35 और रात 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मौसम की सूरत हाल के बाद इवेंट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं टुडेज़ इवेंट्स में आज हमारे पास कौन सी वर्कशॉप है। आज है जी समर वर्कशॉप एट डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन कॉमसेट्स, और डेफिनेटली वेन्यू इसका जो है वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, एम ए जना कैंपस डिफेंस रोड पर, जहाँ पर आज जो है वो आपको समर कोर्स कराया जाएगा आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के हवाले से। और इसमें लेक्चर्स दिए जाएंगे, डिज़ाइन स्किल्स समझाई जाएंगी, वैल्यूज़ बताई जाएंगी इन द कम्युनिटी, क्रिएटिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल बॉन्डिंग और डेवलपमेंट लिंकेज बिटवीन डिज़ाइन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो एक मुकाला भी होगा, जो कि डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। 3 वीक कोर्स है एंड आई थिंक आर्किटेक्ट्स और जितने भी डिज़ाइनर्स हैं उनको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, जनरल अस्पताल पर वज़ीर आला का छापा, सरजनिश इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। शहर में मुज़र सेहत दूध की फरोख्त, लाहौरिये माफिया के आ गए बेबस हो गए। लापता 4 बच्चे बाजियाब, वर्सा के हवाले वॉल्टन से शहरियार गुम हुआ। अवामी तहरीक का मुशावरती इजलास, ऑपोजिशन का 6 अगस्त से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स अकमल सोनू और शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। सिप्रा साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। जनरल अस्पताल पर कल वज़ीर आला ने छापा मारा है, जो हालात हैं वो उनको नज़र आए, नाकिस सफाई, गंदे वॉशरूम्स, डॉक्टर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं थे और मेरा नहीं ख्याल कि कभी डॉक्टर्स जो हैं वो यूनिफॉर्म में अस्पताल आते भी हैं, कभी वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देते भी हैं पूरी दिलजमी से। कल अब अचानक जब छापा मारा गया, सर्जनिश की गई इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। देखें, ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि जब भी किसी हॉस्पिटल में या कोई स्कूल हो, वहाँ पे जब तक वज़ीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ को ना जाना पड़े या वो अचानक छापा ना मारें, या आप मेट्रो ट्रैक ले लें, ऑरेंज लाइन ट्रैक ले लें, ये तमाम तर काम जो हैं वो उनके छापे के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकते। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बैठे हैं, जितने आपके एग्जीक्यूटिव लोग बैठे हैं, उन लोगों ने तो ये ठान रखी है कि हमने काम भी नहीं करना। दूसरी बात जो आपने की कि डॉक्टर्स ने कभी आपने जो गॉन है या अपना ड्रेस है वो नहीं पहना। ओपीडीज़ में आप चले जाएं, एमरजेंसी में चले जाएं, वो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि मरीज़ों की तादाद ज़्यादा होती है। जब आप अपने ड्रेस में मौजूद होंगे तो डॉक्टर्स को जो मरीज़ हैं वो शिकायत भी करेंगे, उनसे रजू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका जो पेशेंट यहाँ पे मौजूद है उसकी जो केयर है, वो देखभाल है, वो ठीक तरीके से नहीं हो रही या इलाज मुआवजा ठीक तरीके से नहीं, तो वो आम ड्रेस में जब मौजूद होंगे तो फिर नहीं कोई जान ये नहीं पाएगा कि कौन सा डॉक्टर है और ये कहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात ये कि सीएम को जाना पड़े और उसके बाद हालात ठीक हो जाए, सर्जनिश भी हो जाए, इंक्वायरी का हुक्म भी हो जाए। मुझे ये बताएं कि इसमें जो न्यूज़ में लिखा उसके बाद DGPR से हैंड आउट भी जारी हुआ कि उन्होंने वॉशरूम्स की जो नाकिस सूरत हाल है, जो वहाँ पे रंग उतरा हुआ है, उस पर उन्होंने नोटिस लिया और उस पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। भाई वो जो पेशेंट्स वहाँ पे जलील हो रहे हैं, जिनके पास दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं, उसके बाद डॉक्टर्स उसकी केयर नहीं कर रहे, उस पर आपने क्या इंक्वायरी करवाई है? इसका जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, DMS थे, डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनसे आपकी मुलाकात भी हुई, उस पर क्या आपने हुक्म दिया? वो नहीं है। सर्जनिश कर देना काफ़ी नहीं है, सर्जनिश के आगे जाना होगा। जब हुकूमत पंजाब कहती है कि तालीम और सेहत हमारी बुनियादी तरजीहात में शामिल है, तो तालीम तो अपनी जगह पे, वहाँ भी छापे पड़े, मुअत्तलियाँ हुई, लोगों को तब्दील किया, हालात वही हैं। आज भी आप जनरल हॉस्पिटल में चले जाएं और मैं तो ये कहूँगा कि CM साहब को
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी एक चक्कर लगाना चाहिए, यहाँ पे सेंसिटिव और चक्कर लगाना चाहिए भाई। आपके उनके मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट उन्होंने काम ही नहीं करना। नहीं, वजीर आला क्यों चक्कर लगा? जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसने अपने हाथ में रखा हुआ, वजारत सेहत की आपने किसी को दी नहीं है। मुशीर साहब, मुशीर सेहत आपने नहीं, क्यों दें? वो क्यों दें, क्यों ना दें? देनी चाहिए भाई। क्यों जो है ना वो सार्कास्टिक हो रहे हैं, एंड आई थिंक लोगों को भी अब ये बात समझ आ गई है। ये मेरे ख्याल में सीएम साहब के हक में है कि वजारत उनके पास होनी चाहिए। देखिए, दो चीजें डिफरेंट हैं। देखिए, कल का जो छापा है या इनका दौरा है वो एक कागजी और अखबारी कार्रवाई है जी, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इनको अभी तक ये रियलाइज नहीं हो रहा, हुकूमत पंजाब को और इनके सरबराहान को, कि सिस्टम कितना कमजोर है। अब कल के दौरे पर दो चीजें बुनियादी तौर पर सामने आई। एक ये कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिसमें वो सफाई और ये बाकी सारे वो इंतजाम आ गए। दूसरा, वहाँ पर जो मेजर इशू था जिसको सीएम ने खुद देखा, वो है वहाँ पर डॉक्टरों और मरीजों की तादाद ज़्यादा और डॉक्टरों की तादाद कम। उसकी वजह से मरीज पेशेंट जो हैं वो सफ़र करते हैं। अब बात यह है कि हुकूमत पंजाब या वज़ीर आला पंजाब वो ना तो इतने भोले हैं और ना ही इतने नासमझ हैं कि उनको पता नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हॉस्पिटल के लेवल पर है या हुकूमत की सतह पर है। क्या मुतलका सेक्रेटरी, क्या मुतलका एमएस और सेक्रेटरी के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती रही अस्पताल के इश्यूज के ऊपर, क्या उस पर हुकूमत ने कभी नोटिस लिया? कभी हुई है? होती है, नहीं होती ना। कब मसला ले भी ले, आप स्ट्रक्चर की बात करें, हायरार्की की बात करें, वो होता ही नहीं। आपने सेहत को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। खबर डिस्कस कर रहे थे कि एमएस को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। कहां कार्रवाई हुई? बुनियादी तौर पर इशू क्या? बुनियादी तौर पर इशू ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो खादिम आला है वो पेशेंट को केयर दें, आप उनको मेडिसिन दें, और कोई इशू नहीं। भाई नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे। उसकी वजह ये भाई है आप बजट मुख्तस कर रहे हैं, अरबों रुपए मुख्तस कर रहे हैं, जनाब जो मर्जी करें आप। उसकी वजह ये है कि जब तक आप सिस्टम के अंदर लूप होल्स को आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस नहीं करेंगे। अच्छा, क्या लूप होल्स हैं? और वज़ीर आला पंजाब उनका कहना है कि पेशेंट केयर होनी चाहिए, आप कह रहे हैं सिस्टम में लूप होल्स हैं। देखिए, मसला ये है कि हुकूमत पंजाब या वज़ीर आला पंजाब जो है ना, सारी पावर्स खुद एक्सरसाइज करना चाहते हैं। जब सारी ताकत और पावर का मरकज आप अपनी शख्सियत को रखेंगे तो नीचे सिस्टम में जो खराबियां हैं ना आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना उस सिस्टम की खराबियों को दूर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे। सेहत का बुनियादी मसला यही है, अस्पतालों में बुनियादी मसला यही है कि अगर आप दौरा करें तो चीजें पॉइंट आउट होती हैं, अगर आप दौरा ना करें तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर लूप होल्स है, उसको और कोई चेक ही नहीं कर रहा। लेकिन महकमा कर ही नहीं रहा कुछ। ये कह रहे हैं कि अगर वजीर सेहत आ जाए तो ठीक हो जाए। नहीं, वजीर सेहत की बात ही नहीं हो रही। बात यह है कि पूरा महकमा मौजूद है, महकमा सेहत मौजूद है, उसके दो विंग्स मौजूद हैं। ये उनका काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, ये उनका काम है कि वो चीजों को मॉनिटर करें। मॉनिटरिंग सिस्टम आपका दो सेक्रेटरीज मौजूद हैं, उनके ऊपर कौन है? मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर किसकी मॉनिटरिंग? दो सेक्रेटरियों को कौन चेक करे? कौन पूरे सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा हूं। तो हजूर वो आप मेरी तालीम मुशीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सर सेहत और तालीम के साथ इन्होंने जितना सत्यानाश बड़ा कर छोड़े, मैं जो पूछ रहा हूं मुझे ये बताएं कि दो मुशीर सेहत के पास क्या ताकत है मुझे बता। तो फिर किसके पास ताकत है? मैं वही बात कर रहा हूं। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब वजारत दे दें किसी को? बिल्कुल, लेकिन जब वजारत थी किसी के पास, सिस्टमैटिक चीजें चलेंगी। खलील ताहिर सिंधु साहब दौरे हुकूमत के आगाज में जब मिनिस्टर थे तब भी यही हालात थे, तब कोई दूध की नहरें नहीं बह रही। यही तो मैं बात कर रहा हूं। इख्तियारात आपने मुंतकिल कर भी दिए, आपने एमएस को बाइख्तियार कर दिया, लेकिन हालात तो वैसे ही रहे ना। देखिए, दो डिफरेंट चीजें। अगर एमएस काम नहीं कर रहा तो एमएस के खिलाफ कार्रवाई करें। आप फैसिलिटीज जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप मेडिसिन जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिस्टम स्ट्रांग दो चीजें इंटररिलेटेड है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जितना इंतजाम और कंट्रोल है वो सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी के पास है, ठीक है। और हुकूमत पंजाब का ये स्टाइल है गवर्नमेंट करने का कि ये ब्यूरोक्रेसी को हमेशा अपने साथ मिला के चलते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी से अपने काम कराने होते हैं। आप जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर, चाहे उनकी प्रमोशन है या उनकी अपॉइंटमेंट है,
वो आप मेरिट पर नहीं करेंगे तो आपको इस तरह के लूपहोल्स मिलेंगे। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं ये सिस्टम का फेलियर है। आपको ये लगता है अब एक पता है इनसाइड जोक बन चुका है, इनसाइड जोक बन चुका है कि कोई रोड टूटी हो, कोई अस्पताल की हालत खराब हो, लोग दुआ पता क्या करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब दौरा कर ले शायद। तो ये नाकामी है हुकूमत की, ये वज़ीर आला पंजाब की कोई अच्छाई वाली बात नहीं है, ये उनकी नाकामी है, उनके सिस्टम का फेलियर है। ये इंक्वायरी का कोई और ऑप्शन नहीं है आवाम के पास। बात ये है कि आप सारा ये इस वजह से है कि आपने सिस्टम को स्ट्रेंथ ही नहीं, आपने इदारों को ग्रोथ ही नहीं होने दी। इदारों की जब ग्रोथ नहीं होने दी, मिनिस्ट्रियां आपने अपने पास रखी। कह रहे थे कि अब सीएम साहब जो है वो जरा पीआईसी का दौरा भी कर लें। पीआईसी के हालात जनाह अस्पताल से लाख गुना बेहतर है। आप जनाह अस्पताल चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि वहां पर मरीजों के साथ होता क्या। और जनाब वो अवाम को ही लग पता जाता है ना, इनको अभी पता नहीं लगा ना। हम जैसे लोगों को लगता है जो क्यूज में लगकर गर्मी में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आपने लिफ्ट बनाई हुई है जो चल नहीं रही है, सीवरेज का पानी आपका वार्ड में आ जाता है, दीवारें आपकी दरारों वाली हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। अच्छा मुझे बताएं, ये जो अस्पताल कल दौरा की और इसकी जो इंक्वायरी का हुक्म दिया है, ये इंक्वायरी कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी। ये इंक्वायरी कौन करेगा? मुतलका सेक्रेटरी या मुतलका जो अब पूरा महकमा है वो इंक्वायरी करेगा। वो क्या रिपोर्ट देगा? अच्छा जी हमने एक समरियां दी हुई है और एक्विजिशन आई हुई है, हम उस पर काम कर रहे हैं, 2 दिन में अपडेट आ जाएगी, 3 महीने बाद अपडेट आ जाएगी, तो अच्छा हम इस पर सारा कुछ कर लेंगे। फिर क्या होगा? कुछ तब एक और नया किसी और में छापा हो जाएगा, ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, अखबार में छप जाएगी, चैनल्स पे आ जाएगी खबर, फिर एक और छापा आ जाएगा, उसके बाद छापा मार के देखें। बात वहीं पे है, अख्तियारात की जंग अपनी जगह पे। जंग है नहीं, इख्तियारात सारे उनके पास है। मेरी बात सुने, पेशेंट को केयर देना, पेशेंट को चेक करना कोई अख्तियारात नहीं है, चाहे वजारत किसी के पास रहे। आप हॉस्पिटल में आओ, आप तनख्वाह ले रहे हो, मराद ले रहे हो, सरकारी गाड़ी यूज कर रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, सारी मराद इस्तेमाल कर रहे हो। आप हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आया है, वो अगर बैठा है किसी भी वार्ड में या कोई किसी भी कोई स्पेशल डॉक्टर है या प्रोफेसर डॉक्टर है, वो बैठा उसकी तनख्वाह ले रहा है, उसका काम है पेशेंट को चेक करना। लेकिन मेरी बात यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है, आप मुझे उसका भी जवाब दे दें कि डॉक्टर्स अगर वहाँ मौजूद हैं, बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, एक बेड पे 4 मरीजों को आपको लिटाना पड़ रहा है, तो फिर तो डॉक्टर का सुनवाई ना होगा ना, फिर तो सिस्टम ये एमएस का काम है, वो आइडेंटिफाई करे। जब इनको बजट मिल रहा है वो आइडेंटिफाई करे कि उनके हॉस्पिटल में वार्ड्स मौजूद नहीं, जहां तो 2-3 साल हो गए। मैं हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर देख लें, नहीं बन रहा, जनरल अस्पताल की एक्स्ट्रा विंग देख लें जो नहीं बन सकी। फिर आप खुद अंदाजा लगाए ना, हुकूमत पंजाब कितनी तरजीहात में उनके सेहत शामिल है, इससे खुद आप अंदाजा लगाएं। मेरा सिर्फ मेट्रो अगर 1.5 साल में बन सकती है, ऑरेंज लाइन आप 2 साल में मुकम्मल करने जा रहे हैं, वो सारे सियासी काम है, उसमें वोट लेने हैं, इलेक्शन लड़ना है। मेरी सिर्फ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एक मुद्दा है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब या हुकूमत के ये आला तरीन शख्सियात जो हैं ये अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने जाती इख्तियारात से बाहर नहीं निकलेंगे, अपना जाती इलाज इन अस्पतालों में नहीं कराएंगे, उस वक्त तक ये सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। अवाम सफर कर रही है, फिर सेहत की खराबी, इंसान वो इंसान जो इस पाकिस्तान का शहरी है। सेहत की खराबी सिर्फ अस्पतालों से शुरू नहीं होती है, अस्पतालों से पहले जब गंदा पानी मिलता है, जब मुज़र सेहत दूध मिलता है, जब मुज़र सेहत चीजें मिलती हैं खाने के लिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेता है, लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं दे पाती है, वो भी एक सवालिया निशान है। और मेरी अगली स्टोरी भी हवाले से है, कल मुख्तलिफ जगह से पॉइंट आउट भी किया गया और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, हम पॉइंट आउट करते रहेंगे कि कहां पर सेहत के नाम पर जहर बेचा जा रहा है, मुज़र सेहत दूध की फरोख्त जारी और लाहौरी बेचारे माफिया के आगे बेबस हो गए। इस पर भी बात करेंगे हम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। शहर में मुज़र सेहत दूध की फरोख्त जारी, लाहौर ये माफिया के आगे बेबस हो गए। सिप्रा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और मुज़र सेहत दूध, मुज़र सेहत मिनरल वाटर जो पानी बंद बोतलों में है वो भी साफ़ नहीं है, और उसके अलावा जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रायलर गोश्त हो गया, उसके ऊपर उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि ये मुज़र सेहत है। केस जो है वो अब दरख्वास्त दायर की गई थी, केस चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो मुज़र से दूध की फरोख्त नहीं रुक सकी। देखें, ये हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि अदालत उज़्मा को नोटिस लेना पड़ रहा है ना। इदारे और महकमे जब काम नहीं करेंगे तो फिर अदालत उज़्मा आई, उसके बाद अदालतों में केस जाएंगे। बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और जो ज़िलाई इंतज़ामिया आपकी है वो एक ही खातून पर बैठ गई है कि डायरेक्टर ऑपरेशंस, अगर वो फूड अथॉरिटी अगर कार्रवाई करती हैं आयशा मुमताज़ तो वो हाईलाइट भी होगी, उसको दिखाया भी जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि तमाम टाउन्स में
आपके शहर के जितने टाउन्स हैं वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। आज तक किसी ने यह खबर तो नहीं सुनी होगी कि किसी फूड इंस्पेक्टर ने किसी जगह पे जाके छापा मारा है, उसने जाली अद्वियात पकड़ लिए हैं या मुजरे से दूध पकड़ लिया है, कुछ पकड़, ये उनका काम है। वो काम नहीं कर रहे। इदारे जब काम नहीं करेंगे, महकमे जब काम नहीं करेंगे, मुझे बताएं, बात वही है जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे सेहत का। यहाँ पे कमिश्नर भी है, डीसीओ भी है, डीसीओ, डायरेक्टर ऑपरेशन आयशा मुमताज, ये सारे जब जितना मर्जी भाग लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हमने शहरियों को सहूलियात फराहम करनी है, जब तक नीचे स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। अच्छा, उस दिन आयशा मुमताज साहिबा से बात भी हुई, बुलेटिन के दौरान उन्हें लाइन पर भी लिया गया। उनका कहना था कि हम हजारों मन दूध जो है वो अपने कब्जे में ले चुके हैं और बहुत दफा ये कार्रवाई की गई है, इन्होंने बहुत दफा कार्रवाई की गई, लेकिन अभी भी देखो इन्होंने कार्रवाई क्या सिस्टम में कुछ खराबी तो है ना, जिसकी वजह से ये था। बुनियादी तौर पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया था कि लाहौर की जो एंट्रेंस है उस एंट्रेंस के ऊपर नाके लगाकर इन्होंने जो दूध लाहौर में एंटर हो रहा है बड़े बड़े टैंकर्स में, उसको इन्होंने चेक करना शुरू किया था और वो खराब था उसको इन्होंने ज़ाया किया। लेकिन जो दूध दुकान पर बिक रहा है, जो दूध एक मोहल्ले में, एक मेन सड़क पर, एक शॉप पर बिक रहा है, वो तो खुलेआम बिक रहा है ना, वो तो छुपा के नहीं बेच रहे आप। क्या ये टाउन इंतजामिया के लोगों ने, इनके मुतलका जो जिम्मेदारान जो टीमें हैं, उन्होंने कभी वहाँ पे छापा मार के दूध को चेक करके दुकान को सील किया? और जिस कौम को, जिस लाहौर के शहरियों को साफ पानी तो छोड़ देना, वो तो वैसे ही बड़ा सीरियस इशू है इस वक्त। आप खालिश दूध नहीं फराम, लोग तैयार हो गए थे हमसे 100 रुपये ले लें, लेकिन दूध खालिश दे दें, है ही नहीं खालिश दूध। अब मुझे बताएं आप कि जब ये मुतलका टाउन जो है वो ही कार्रवाई नहीं करेगा, जब टीम हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना पड़ रहा है और अपने रिमार्क्स में कहना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हर 2 साल बाद हर शहरी जो है 2 साल बाद हर शहरी हेपेटाइटिस का मरीज होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ स्टेरॉइड्स लगाकर आप दूध जो उनसे ले रहे हैं आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें इसमें भी 2 पहलू हैं। देखें, एक तो वैसे ही हम बददियानत तो हो ही गए ना, ये बददियानती है ना कि आप मुनाफे के चक्कर में सबको ना ले आए ना, सब बददियानत तो सबकी बात नहीं हो रही, जो करते हैं हम तो फिर ना गए ना कि हम बददियानत हो गए। मतलब कुछ लोग हैं, माफिया है, आप उस माफिया को बददियानत कहें जो हमारी सेहत के साथ खेल रहा है। आप एक ही लाइन में सबको रख के कहें कि सब बददियानत हो गए। शहर में और लोग मौजूद हैं, शहर गवाले वो भी मौजूद हैं जो जहाँ पे जो अच्छा दूध बेचते हैं, लोग उनसे दूध खरीदते हैं। माफिया कौन है? माफिया वो है जिन्होंने मेन शाहराहों पे दुकानें बनाई, बड़े बड़े उन्होंने ब्रांड बनाए। माफिया को प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देते हैं, ये एमएनए प्रोटेक्शन देते हैं, ये टीएम में उनके साथ मिले होते हैं। उनकी मुझे पता है किसी की जुर्रत है 2 नंबर चीज शहर के अंदर भेज जाए, किसी की जुर्रत नहीं है जब तक मुतलका इदारे उनके साथ न मिले हो। तो वो माफिया ताकतवर, उसको ताकतवर किसने किया? और ऐसे माफिया हर डिपार्टमेंट में मौजूद है। आप एजुकेशन ले लें, आप लेस्को ले लें, उनके जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो माली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो कमीशन के माली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे XYZ जो भी हैं। बहरहाल मेरा सिर्फ कहना यह है कि शहर के अंदर कोई भी 2 नंबर काम या ऐसा काम जो खालिस नहीं है वो किसी की जुर्रत ही नहीं है कर सके। मुझे बताएं, आप कर रहे हैं ना, कर रहे हैं लोग, तो बेच रहे हैं, आपने एक दिन में आप 17-18 दुकानें सील करने जा रहे हैं, आपने बंद की, कोर्ट ऑर्डर होंगे 2-3 दिन बाद वो डी सील हो जाती है। जब वो डी सील हुई उस पर चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम है? बात वही है कि जब आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जब आपने वहां जाकर सिर्फ उनके फ्रीजर चेक कर ले, कौन करेगा चेक? आप छोड़ दें, वो दूध को खराब कर रहे हैं। आप ना करें फ्रीजर चेक। मुझे बताएं, जब एक भैंस को जब टीका लगाया जाता है, वो टीका कहां से मिलता है? वो खुद पर बनाते हैं, वो स्टोर से मिलता है ना, चाहे वो वेटरनरी हॉस्पिटल है या चाहे टीके वाले दूध का इशू नहीं है भाई, तो टीके वाले दूध का इशू है ही नहीं, टीके वाले दूध का इशू नहीं है, इशू है कि जिस दूध में पाउडर मिलाया जा रहा है, पाउडर भी मिलाया जा रहा है, स्टेरॉइड जो है उसमें मिला रहे हैं। तो टीका लगाना स्टेरॉइड है ना, स्टेरॉइड नहीं भाई, वो उसका इतना नहीं नुकसान भाई, वो खालिश दूध। जब आपने भैंस को टीका लगाया, जब उसने दूध उसका दोहा है, तो उस पे वो नहीं है कि आप उसको कोई मिक्सचर कर रहे हैं या उसमें कुछ मिला रहे हैं या पानी मिला रहे हैं या पाउडर मिला रहे हैं, वो नहीं होता इतना। आप टीके का इशू नहीं है, इशू ये है कि आप उसमें पाउडर मिला रहे हैं। लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर आप इसलिए मैं आपको बताता हूँ, टीका तब लगाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ, टीका तब लगाया जाता है जब किसी भी गाय का या भैंस का जो बछड़ा है वो मर जाए या भैंस दूध ना दे रही हो, तो उस वक्त गवाले उसको वो टीका लगाते हैं, वो इसलिए यूज होता है। सोमरू भी जहां से है, इसको इन्होंने भी रखी होंगी भैंसे, हमने भी रखी होंगी, टीका इसलिए लगाया जाता है, इसलिए नहीं लगाया जाता कि आप उसको दो डिफरेंट चीजें। जब आप उसको एक टीका है जो आप भैंस की इलाज के लिए कर रहे हैं,
एक टीका है जो आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। और इस चीज को कोर्ट में इस चीज को भी हाईलाइट किया गया है, वो इससे वो स्टेरॉइड्स को आपको बंद करना है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में चाहे वो इंजेक्शन में। आप प्रोडक्शन बढ़ा, मेरी बात, दूध की प्रोडक्शन आपने बढ़ा ली, जब दूध आपने दो लिया उसके बाद जब दुकानों पे आया आप उसमें जो मिक्सिंग कर रहे हैं, बेसिक इशू वो है, बेसिक वो पाउडर है या उसमें जो भी आप केमिकल मिक्स कर रहे हैं वो इशू है। मिक्सचर में आप मुझे बताएं, जो खालिश दूध वाला बेच रहा है वो 110 रुपए किलो बेच रहा है, ठीक है, आपको पता है वो खालिश है, वो खालिश है, वो मैं लेके आता हूँ, मुझे पता है वो कहाँ से मिलता है। मैं दूसरा जो आपने रेट रखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, दूसरा रेट जो आपने अभी मैं आपसे दुकान का पता पूछती हूँ, दुकान नहीं है वो, हम लोग भी और वो जो शहरी प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी वहाँ से खालिश दूध लेकर आए, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम जगह ऐसी शहर में मौजूद है जहाँ पर बिल्कुल तरसते फिर रहे हैं कि खालिश दूध कहाँ से मिल रहा है। गुफ्तगू हमारी किसी और साइड पर निकल गई, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि फूड अथॉरिटी क्या कर रही है, क्या उसकी कार्रवाई से हमें मुतमईन होना चाहिए? ऐसे आपसे एक खातून नहीं कर सकती, आप एक खातून पे डिपेंड कर लें कि वो उसको हमने भेजा है वो शहर में जाए, इतना बड़ा शहर है, वो नहीं कर सकती जब तक निचले लेवल पे काम नहीं होगा। जब फूड मैं इसमें कहूँगा जो ये मुजर सेहत दूध है ना, इसकी बुनियादी तौर पर दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक तो पानी वाला, पानी वो शायद इतना नुकसानदेह ना हो, लेकिन जिस दूध के अंदर केमिकल या दूध के अंदर पाउडर मिलाया जा रहा है वो तो जहर है। आप वो जहर वाले दूध के अंदर डिटर्जेंट पाउडर डाले जाते हैं, तो वो ऐसा जहर है जिसका इफेक्ट जो बराह रास्त है वो बच्चों की सेहत पर हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ पर हो रहा है। उसके खिलाफ तो उसके लिए आप कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत जब चलेंगे, जैसे सिप्रा ने कहा, एक खातून पे आप डिपेंडेंट हो गए हैं, आप जब उसी खातून पर डिपेंडेंट है, बाकी महकमे चुप करके बैठे हैं। और मुझे एक पॉइंट जो आपकी गुफ्तगू से मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, आपकी गुफ्तगू से एक पॉइंट मैं जरूर कंक्लूड करना चाहूंगी कि दुकानों पर छापे मारकर या एक ऑफिसर के तहत आप कार्रवाई करके भी हालात बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप रूट कॉज की तरफ नहीं जाओगे, जब तक आप बेसिक जो इसमें गलती है वो नहीं। मेरी बात सुने, टीएमए का काम सिर्फ यही है कि आप एक गरीब ने रेडी लगाई हुई है फलों फ्रूटों की, अगर वो तजावजात की मद में है तो उसको उठा दें, बस ये काम है। वो भी नहीं उठाता भाई, वो भी चलो कभी कभी होश आ जाता है इनको, ठीक है। असल जो काम है वो इनकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर। नीचे आप एक दो दफा हुकूमत जो है वो मिलके, डीसीओ मिलके, बाकी मिलके टीएमए के खिलाफ कार्रवाई करें, आप देखें कैसे नतीजे सामने आते हैं। आप नताइज आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, आप उनको खींचे तो सही, थोड़ा सा हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे। लापता 4 बच्चे बाजियाब, वर्षा के हवाले कर दिए गए। बच्चे कहां से बाजियाब हुए? वॉल्टन से शहरियार गुम हो गया, एक और जो इस तरह की वाकया जो है वो सामने आया। बच्चे बाजियाब भी हो रहे हैं लेकिन अगवा भी हो रहे हैं। अब अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, घरों से भाग रहे हैं, क्योंकि उस दिन हमने वो स्टेटमेंट भी डिस्कस की थी जहां पर पुलिस वालों को ये कहना है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो घरों से नाराज़ होकर, माँ बाप से नाराज़ होकर घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे केसेस भी होते हैं जब बाजियाब करवाया जाता है तो जंजीरों में जकड़े हुए बच्चे जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो सूरत हाल क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। लापता 4 बच्चे बाजियाब हुए, वर्षा के हवाले कर दिए गए। बच्चे गुमने के जो वाक़यात हैं शहर में अकमल समरू वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और फिर कल जंजीरों में जकड़े 7 साला अमजद को बाजियाब करवाया गया शादरा चौक से। फिर रक्शे से 8 साला फैज़ान को दादा दरबार से जो है वो बाजियाब करवाया गया। क्यों ये वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस जो है वो बेबस दिखाई दे रही है? देखिए, इतने बड़े स्केल पर पहली दफ़ा लाहौर में ये इंसिडेंट सामने आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, और उस पर 2 बुनियादी वजूहात सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि बच्चा जो है वो या तफरीकी घर से गया है, या बच्चा दोस्त के घर चला गया है, या घर से भाग गया है। तो जब पुलिस में या थाने में FIR दर्ज हुई तो उसमें कहा गया ये बच्चा अगवा हो गया। दूसरा वो केस है जो बहुत सीरियस है, वो है बच्चे का जेन्युइनली अगवा होना, किसी गली मोहल्ले से, किसी सड़क से, किसी चौराहे से, किसी भी XYZ जगह से बच्चे का अगवा होना। वो इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है कि लोगों में, फैमिलीज में अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। सबसे ज़्यादा जो परेशान है ना, सबसे ज़्यादा वो माँ है कि क्योंकि माँ की जो ममता है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए वो हर वक्त जितनी मोहब्बत रखती है उसका कोई हिसाब नहीं है। ऑब्वियसली बाप भी परेशान होता है। अब पुलिस जो है वो 2 चीज़ें सामने रखकर इस पूरे केस से अपने आप को जो है ना वो बरी ज़िम्मा करार देने की कोशिश कर रही है और करती चली आ रही है। एक ये
कि वो हर केस को ये बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा घर से भागा है, क्योंकि बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए भी बच्चा घर वापस ना आए तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है फैमिली में। वो हर केस को ये पेश करके दे रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अब तक जो पुलिस ने बाजियाब कराए हैं अगवाकारों से, या वो दोबारा से मिले हैं और उसके बाद ये भी फाइंड आउट हो गया कि ये बच्चा जेन्युइनली अगवा हुआ था, उस पर पुलिस ने क्या किया है? उस पर मुतलका गिरोह या मुतलका जो उस पूरी गेम में मुलविस हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है? किसी को पकड़ा अभी तक? किसी को नहीं पकड़ा। बच्चा तो बाजियाब हो गया, अगवाकार गायब हो गया। मतलब ये कैसी एक अजीब सी सिचुएशन है कि आपने शहरियों को खौफ के अंदर मुब्तला कर दिया और उसके बाद आप जो कल्प्रिट्स हैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो ये पुलिस को और मुतलका थानों को अपनी, अब मुझे बताएं, आपके स्क्वाड भी हैं, आप पे पीरू फोर्स भी फिर रही है, आपके जो है ये डॉल्फिन वाले भी फिर रहे हैं, फिर भी बच्चे अगवा हो रहे हैं। तो मसला ये है कि आपकी जो आप राउंड करते हैं, जो आप ऑन ड्यूटी पर आप विजिट्स कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर गश्त कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब उसमें भी कहीं पर कोताहियां और कमियां हैं। आप सिर्फ इस बात का इंतजार करने बैठ जाए, अच्छा जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लग जाएंगे, वो कैमरे लग जाएंगे। अब जंजीरों में जकड़े हुए 7 साला माजूर बच्चे को बाजियाब करवाया गया और बच्चे के शोर मचाने पर वो अगवाकार भाग गया। क्या कार्रवाई की उस अगवाकार को पकड़ने के लिए? क्योंकि अगर वो जंजीरों में जकड़ा हुआ जब पाया गया है तो इसका मतलब अगवा हुआ था, इसका मतलब एक ऐसा गिरोह मौजूद है जो बच्चों को पकड़कर लेके जा रहा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखें, इसमें भी दो पहलू आ रहे हैं ना, एक लापता हुआ, एक गुम हुआ और एक अगवा हुआ। बात यह है कि इस जो स्टोरीज ज़्यादातर जो सामने आ रही हैं कि वो कोई एक फेल हुआ है मैट्रिक में या उसकी सप्ली आ गई है तो वो दोस्त के घर चला गया, वहाँ से उसको बरामद कर लिया। अगर हम इस बात करें कि जंजीरों में जो जकड़ा हुआ जो बच्चा पकड़ा गया है या रिक्शे में जा रहे थे और ट्रैफिक वार्डन ने उनको पकड़ा, ट्रैफिक वार्डन को तो आपने इनाम दे दिया कि 2-2 हज़ार रुपये आप ले लें, नो डाउट कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बात वही है कि जिस तरह अकमल कह रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ पुलिस का काम भी नहीं है, वालदैन को भी देखना होगा। वालदैन देखें कि उनका 10 से 12 साल बच्चा जब घर से निकल रहा है वो किसके साथ जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है। वो अब एक पैनिक होता जा रहा है सिस्टम के, बच्चा घर से निकला, खाला के घर भी गया तो वो हो गया, आपने रिपोर्ट करवा दी कि अगवा हो गया, वो किसी दोस्त के घर भी गया तो आपने रिपोर्ट करवा दी कि वो चला गया। वो इस तरह एक बूम बनती जा रही है। तो ये इससे खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, खौफ की अलामत बनती जा रही है। और शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर 5-6 केसेस इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं। तो इस पर काबू पाने के लिए मेरी बात सुने, मेरी बात पूरी होने और पुलिस के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो बस जो आपको सिग्नल पे मिल गया, जो गरीब आदमी जो वो उसमें भीख मांग रहा है आप उसको पकड़ के ले जाएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम ही नहीं है। ये देखें, ये गली से किया, बहुत से बच्चे वहां पर भी मौजूद थे जो वालिदैन को पता ही नहीं था कहाँ पर है। वो तो आप भीख मांगते ले गए ना, आप पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन ही उस तरह से नहीं है। भीख मांग रहे थे ना आपने। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कौन, वो और कैटेगरी है। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो घरों से भाग रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ही नहीं होती। वो जो सिग्नल से आप लेके जाते हैं उसकी रिपोर्ट ही नहीं होती। आप मुझे बताएं, किसी गदागर के बेटे ने जो है आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लेके गई और कोई रिपोर्ट सामने आई कि उन्होंने थाने में रिपोर्ट करवाई, उनको पता है कि वो भीख मांगने गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया, वो वहाँ पे है। ठीक है, मतलब ये सिनेरियो एक और हो गया। लेकिन ये जो अगवाकार हैं इनको पकड़ने के लिए पुलिस को अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। स्टेटमेंट दे के अपनी जान नहीं छुड़ानी चाहिए कि ये घर से गया था, ये फलां जगह से हुआ। पब्लिक को इसमें लेना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए, वालिदैन को एतमाद में लेना चाहिए, जो हमारे शहरी उनको एतमाद में लें कि आपके बच्चे महफूज हैं, बजाय कि ये खौफ जो है वो बढ़ता जाए। अब स्कूल खुलने वाले हैं थोड़े दिनों में, जब स्कूल खुल जाएंगे बच्चों को जाहिर है स्कूलों में जाना है, तो बहुत सारे बच्चे अगर ऐसी खौफ की फिजा रही तो वालिदैन जो हैं घर से स्कूल वो बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करेंगे अपने बच्चों को भेजते हुए जब तक पुलिस जो है वो विजिलेंट नहीं होगी। शायद से आपकी खबर है, लेस्को के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की नातजुर्बाकारी, कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। कंपनी के नुकसान से आवाम के लिए क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? आवाम तो ये है ना, वो आपके पास बिजली नहीं है, एक तो लोड शेडिंग पहले है, फिर आप एक्स्ट्रा लोड शेडिंग जो झेल रहे हैं। ये टाउनशिप का एरिया, यहाँ पे आप आज चौथा रोज़ है, चौथे रोज़ 15 मिनट बिजली आती है, पौने 2 घंटे आप बिजली बंद करते हैं और फिर टाइमिंग नहीं है उसकी कि किस टाइम पे आएगी, किस पे नहीं आएगी। लेस्को का इंतहाई अहम जो डिपार्टमेंट है GSC, जिसको ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपके जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं ग्रिड स्टेशन पे, जहाँ से 11 kV फीडर्स निकल रहे हैं आपके, उसको संभाल के रखना।
आपने वहाँ पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया हुआ है वो जूनियर तरीन एक्सियन रिफत महबूब को लगाया हुआ है। ये वो बंदा है जो कि LS था, उसके बाद उसने इंजीनियरिंग की, SDO बन गया, SDO के बाद एक्सियन हो गया कोर्ट ऑर्डरों पे, और आज आपने उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दिया। हालांकि इसी डिपार्टमेंट में ग्रेड 19 के ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के बावजूद अब क्या हो रहा है कि लेस्को में 3 से 4 माह के दौरान जो 4 पावर ट्रांसफार्मर हैं वो जल गए, और एक पावर ट्रांसफार्मर की कीमत जो है 6 करोड़ रुपए है। बाटी गेट में आग लगी, आतिशबाजी का वाक़या हुआ, पावर ट्रांसफार्मर आपका जल गया। मांगा में आग लगी, पावर ट्रांसफार्मर जला, आपके पैनल जल गए। अताबाद ग्रिड पे लगा, आग लगी, पावर ट्रांसफार्मर जला, पैनल जल गए। वापडा टाउन येलो फेस डेड हुआ, इंटरनल तौर पे ट्रांसफार्मर जो है वो जला और ख़राब हो गया। अब मुझे बताएं कि 3 से 4 माह उस बंदे की तैनाती के दौरान कंपनी को 22 से 23 करोड़ रुपए का नुकसान जब आप पहुंचा दिया है, और उसके बाद शहरी भी उससे सफ़र हो रहे हैं, तो कोई उसकी आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आप लेस्को चीफ कैसे ज़मान के आप करीब हैं, आप उनके मनपसंद ऑफिसर हैं। जब आप पसंद नापसंद पे तैनातियां करेंगे तो कोई भी महकमा हो, चाहे वो लेस्को हो चाहे कोई भी महकमा हो, तो उसमें नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। कैसर जमान साहब हैं, उनकी तौसी के लिए पसंद और नापसंद का कितना ख्याल रखा गया है कि मेरिट पर उनकी तौसी बनती नहीं थी, तौसी दे दी गई। सिप्रा ये बताएं कि दो इश्यूज है ना जी। एक इशू ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं और वो इश्यूज हैं अपॉइंटमेंट्स के या प्रमोशंस के। दूसरा इशू ये है कि शहरियों को बिजली नहीं मिल रही इसलिए कि पीछे से प्रोडक्शन नहीं है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं जिसकी वजह से शहरियों को बिजली नहीं मिलती, जैसे ट्रांसफार्मर के जलने का इशू है, सिप्रा साहब ये बताएं कि उस पर कभी हुकूमत ने लेस्को के किसी अफसर से कभी कुछ पूछा है? कभी कुछ पूछा है? कोई लेटर भेज दिया हो, कोई फोन पे बात पूछ लियो, कभी ऐसा हुआ है? भाई देखे, गवर्नमेंट का फेलियर है ना। आप लोड शेडिंग पे आप सियासत करते आए हैं, लोड शेडिंग के खात्मे पे आपने पूरा इलेक्शन लड़ा हुआ है। जब आप लोड शेडिंग पे आगे किसी का एहतसाब करने लग जाएंगे, हुकूमत अपने खिलाफ एहतसाब करेगी ना। लेकिन अब लोड शेडिंग का नाम आप इसको नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी शहर में अपनी एलानिया टाइम पर लोड शेडिंग हो रही है। टाउनशिप के इलाके की मिसाल ले लें, आधा घंटा बिजली आ रही है, उसकी वजह क्या है? आपने 40 MVA का ट्रांसफार्मर आपका खराब होता है, आपने उसका लोड 40 का मतलब है कि आप 2700 एम्पेयर आप उससे करंट ले रहे हैं, उसका ट्रांसफार उसका लोड आपने, मेरी पूरी बात एक सुन ले, आखिरी बात करने लगा। आपने उसका लोड आपने उसका लोड 20 MVA पे डाल दिया। जब आपने उसका लोड 20 एक पावर ट्रांसफार्मर पहले ओवरलोड बिजली नहीं है वो छोड़ दें, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उस पर तो हुकूमत पूछे ना। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू शाहिद से आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़न, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़न, सेल्स और प्रमोशंस की तरफ चलेंगे, अपने सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले 100 कमाल पर सेल लगी है जी। 100 कमाल पर जाएं, आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड है जी लाइमलाइट, और लाइमलाइट पर भी अब अप टू 50% तक आपको ऑफ मिलेगा। और अगर आप लिबर्टी जा रहे हैं तो सलीम फैब्रिक्स पर ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर आपको 15% तक डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल द डिज़ाइनर्स क्लोथ, और उसके साथ साथ वहाँ पर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फैब्रिक्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी। मेरी वार्डरोब भी पसंद आ रही है तो भी आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं 15% तक डिस्काउंट्स पर। और आगे बढ़ेंगे, हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं, आज हाइपर स्टार में कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रमोशन पर मिलेंगी ताकि आप अपने पैसे बचा सकें। हाइपर स्टार पर है जी सबसे पहले नेशनल रेसिपी डबल पैक, रिटेल प्राइस 85, प्रमोशनल प्राइस 69, आप 16 रुपये बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इकरा फूड रेड चिली पाउडर 200 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 125, प्रमोशनल प्राइस 99, आप 26 रुपीज़ बचा सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में सबसे पहले हम बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, ओपन मार्केट में कीमतों की सूरत हाल क्या है, क्या सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस देखने में आ रहा है? आज शहर की ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में खतरगाह हद तक कमी वाक़ई नहीं हो सकी, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है उसकी कीमत में 6 रुपये फ़ी किलोग्राम इजाफा देखने में आ रहा है। आज जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी निर्खनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कुछ इस तरह जहन में आलू कच्चा छिलका 42 रुपये, आलू जो शुगर फ्री है वो 27 रुपये, आलू स्टोर 20, प्याज 22, टमाटर जो है वो 69 रुपये, लेकिन ये फ़रोख्त जो है वो 80 रुपये तक किया जा रहा है। इसके अलावा लहसुन देसी 214, लहसुन चाइना 224, अदरक चाइना 77 रुपये, बैंगन 42, लहसुन चाइना जो नंबर 1 क्वालिटी का है वो 245 रुपये फ़ी किलोग्राम में दस्तियाब है। इसके अलावा खीरा 43 रुपये, करेले 55, पालक 25, देसी टिंडे 70 रुपये, लीमू देसी जो हैं वो भी 70 रुपये, मेथी 42। इस तरह दीगर सब्जियों की अगर हम बात करें तो उसमें जो बंद गोभी है वो 65 रुपये, फूल गोभी 52, घिया कद्दू जो है वो 46 रुपये, आम कच्चे 39, सब्ज़ मिर्च की कीमत 62 रुपये है, शिमला मिर्च 59, अरवी 59, भिंडी 79, मटर 150 रुपये, मूली जो है वो 18 रुपये। इसके अलावा घिया तोरी 43, गाजर देसी 47, गाजर चाइना जो है वो 41 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर दस्तियाब है। इसके अलावा साग भी ओपन मार्केट में अब आना शुरू हो गया है, ये 18 रुपये, लसूड़े 33, हलवा कद्दू 10, फलियाँ रवा जो हैं वो 36 रुपये। इसके अलावा जो शलजम हैं उनकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 33 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो मुर्गी का गोश्त है वो 6 रुपये महंगा होने के बाद 162 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा जिंदा ब्रायलर जो मुर्गी है वो 106 रुपये और परचून में इसकी कीमत 112 रुपये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा जो अंडे फार्मी हैं उनकी कीमत भी आज कम नहीं हो सकी, ये 91 रुपये बदस्तूर जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ओपन मार्केट के सार्फिन का एक ही मुतालबा है जो आज भी सामने आया है कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो सब्जियां नहीं मिल पा रही। इंतज़ामिया इस तरह के इकदाम को यकीनी बनाए कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक उनको सब्ज़ी की फराहमी यकीनी हो सके। तो उस चैनल सब्ज़ी फरोशों से हमारी बात हुई तो ओपन मार्केट के सब्ज़ी फरोशों का ये कहना है कि चूँकि बड़ी मंडियों में इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक उन्हें सब्जियां नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि अपने दीगर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऐड करने के बाद अपनी यहाँ सब्जियां जो है वो फ़रोख्त करें। सरकारी नरखनामे के मुताबिक अगर वो फ़रोख्त करें तो उनको नुकसान होता है। जी आगे बढ़ेंगे। ज़ैनिश शॉप पर नाज़रन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 रुपये में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है जी 960 रुपये में। ग्रामीण रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी है जी 112 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त 162 रुपये में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 91 रुपये दर्जन, थोक से 89 रुपये और गोरमे पर अवेलेबल है 90 रुपये दर्जन। जी आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी सुल्तान और सुल्तान लगी हुई है 11 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में, 3:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। जेसन बॉन्ड लगी है 3:30 बजे और 10:30 बजे सिनेस्टार्स जिनवा मॉल और 9:15 बजे 11:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में। इश्क पॉजिटिव लगी है 9 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में।
द शैलोज 1:30 बजे लगी है जी रॉयल पाम ऑडी 2 में, 6 बजे और 9:30 बजे सिनेस्टार जिनवा मॉल। मदारी लगी है 11 बजे और 1:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 6:30 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। स्टार ट्रेक बियॉन्ड 3 बजे और 8 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में। कॉन्जरिंग 2 8:30 बजे और 4:30 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में। आगे बढ़ेंगे, गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल का हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर कीमत खरीद 105.75, कीमत फरोख्त 105.95। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 139.5, कीमत फरोख्त 140.2। यूरो की कीमत खरीद 117.5, कीमत फरोख्त है 118। सऊदी रियाल कीमत खरीद 28.05, कीमत फरोख्त है 28.2। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.75, कीमत फरोख्त है 28.9। कुवैती दिनार कीमत खरीद 345, कीमत फरोख्त 347.5। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79.75, कीमत फरोख्त है 80.2। जापानीज येन कीमत खरीद 1.01, कीमत फरोख्त 1.04। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 107.15, कीमत फरोख्त 108.05। कैनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 82, कीमत फरोख्त 82.55। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है मादर मिलत फातिमा जना की यादगारें लाहौर में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल जी? वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, फातिमा जना की यादगारें लाहौर में कौन कौन सी मौजूद? जी, मोहतरमा फातिमा जिना जो हैं उन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के साथ मिलके और तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के शऊर को उजागर करने में, उनको घरों से निकल के और तहरीक पाकिस्तान के लिए जो है वो जलसे जुलूस और मुख्तलिफ जो है में शिरकत करने के लिए अहम किरदार अदा किया। तो वैसे तो मोहतरमा जी ख़वातीन को बड़ा मोटिवेट किया। वैसे तो उनकी पैदाइश जो है वो कराची में हुई, वज़ीर मेंशन, और 31 जुलाई 1893 यानी 1893 में, लेकिन लाहौर में उनकी मुख्तलिफ यादगारें उनकी याद में जो हैं वो तामीर की गई। आज हम उन पे बात करेंगे। तो एक तो ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बेशुमार तकरीबात में भी वो लाहौर आईं, और पाकिस्तान बनने के बाद भी
मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में और मुख्तलिफ़ इलेक्शन में भी, और उस हवाले से भी उन्होंने लाहौर में बड़ी आमदोरफ्त उनकी जारी रही। तो उनके नाम से जो मंसूब चीज़ें हैं लाहौर में, उनमें सबसे अहम तो ये कि एक डिग्री कॉलेज जो है फ़ातिमा जिन्ना के नाम से है, फिर मेडिकल कॉलेज है। तो मेडिकल कॉलेज जो है ये हम देखते हैं कि जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है उसके साथ, असल में ये बालक राम मेडिकल कॉलेज था। अच्छा। पाकिस्तान बनने से पहले ये 47 में पाकिस्तान बना है और ये 2 साल पहले जो है 45 में शुरू हुआ था। तो ये इसी कॉलेज को फिर पाकिस्तान बना तो उस वक़्त हालात की वजह से कुछ अरसा ये बंद रहा, तो 49 में जो है इसको दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया और इसका नाम जो है वो मादर मिल्लत के नाम पे फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज रखा गया। सही। तो इस कॉलेज का जो हॉस्टल है वो क्वींस रोड पे, वारिस रोड और क्वींस रोड की जो कॉर्नर है उसमें राजा नरेंद्र नाथ की एक कोठी थी, तो उसमें इसका हॉस्टल बनाया गया। उसके बाद ये कि जो क्वींस रोड था उसका नाम भी मादर मिल्लत के नाम पे फ़ातिमा जिन्ना रोड रखा गया। ये रोड जो है ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का इसका फासला है और ये चेरिंग क्रॉस से और करतबा चौक मजंग चुंगी इस दरमियान में जो है ये रोड है। तो इस रोड का नाम जो है वो भी उनके नाम पे ही, मादर मिल्लत के नाम पे फ़ातिमा जिन्ना रोड ये रखा गया। इसी तरह से फिर 1991 में एक जो नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज था चूना मंडी में, उससे पहले ये आसिफ जा की कोठी थी और फिर ये सिख दौर में खुशहाल सिंह की हवेली रही, तो उसमें फिर CIA का दफ्तर और खुफिया पुलिस के दफातर भी कायम रहे, लेकिन इसमें फिर बाद में डिग्री कॉलेज बना दिया गया था और 91 में इसका नाम जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम पे फ़ातिमा जिन्ना डिग्री कॉलेज रख दिया गया। सही। तो इस तरह से मुख्तलिफ तालीमी इदारे, गली महल्ले में आप देख लें कि हर गली महल्ले में जो स्कूल, अकेडमियाँ, तालीमी इदारे, हॉस्पिटल, वो इनफरादी तौर पे लोगों ने अब मतलब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से मंसूब की हुई हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पे जो है वो लाहौर में उनके नाम जो है वो तब्दील करके बनाई गई। बिल्कुल सही। इसी तरह से दूसरी चीज़ों में आ जाता है कि बाग जिन्ना के अंदर, क्योंकि बाग जिन्ना का नाम पहले लारनस गार्डन था, लारनस गार्डन से बाग जिन्ना बानी पाकिस्तान के नाम पे किया गया, तो उस बाग के एक पोर्शन को भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया। ठीक है। और ये हम देखें कि जो ओपन एयर थिएटर है इसके बिल्कुल साथ एक बागीचा है और वो इस बाग का सबसे खूबसूरत बागीचा है। पाकिस्तान बनने से पहले ये वो जगह थी जहाँ इस बाग के लिए केनाल से पानी जो है वो स्टोर किया जाता था और इस पानी को लिफ्ट करके और ये पूरे बाग को सराब किया जाता था। तो उस हिस्से को जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से मंसूब करके और उसका नाम जो है वो बागीचा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से गुलिस्तान फ़ातिमा जिन्ना जो है उसका नाम रख दिया गया। उसके अलावा ये कि नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने जो है वो माल पे एक उनकी जो दफ्तर है, ऑफिस है, वो उसकी एक जो कॉर्नर है वो भी मतलब एक बागीचा बनाया है, वो भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो शहर की कुछ इमारात और कुछ बागात और ये चीज़ें जो हैं फ़ातिमा जिन्ना के नाम से मंसूब की गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें जितनी भी हम देख रहे हैं, अगर ये बागीचा जो एक बाग है फ़ातिमा जिन्ना पार्क, ये भी एक नरसिंह दास एक हिंदू थे, उनकी जो गार्डन नरसिंह दास गार्डन उसके एक हिस्से पे कायम है। तो कोई भी हम चीज़ लेते हैं, जैसे हम मेडिकल कॉलेज लें, उसका हॉस्टल लें, और उसके अलावा अगर कॉलेज लें डिग्री कॉलेज, या क्वींस रोड का नाम तब्दील करके जैसे वो रखा गया, तो कोई भी चीज़ हमें ऐसी नज़र नहीं आ रही जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के नाम पे नई बनाई गई हो। अच्छा, फ़ातिमा जिन्ना लेडीज़ पार्क तो बनाया गया जो ग्रीन टाउन में, वो कम्युनिटी लेवल पर, टाउन लेवल पर एक पार्क है, लेकिन आई थिंक वहाँ के लोगों के लिए अभी रिसेंटली जो है वो बनाया गया और उनको भी फ़ातिमा जिन्ना के नाम से तो वो एक इलाके का या एक मखसूस, लेकिन शहर में कोई ऐसी इमारत या कोई ऐसा जो नाम है यादगार वो नहीं बनाई गई, जो एक कोई भी चीज़ जिस तरह से बाग जिन्ना का जो जिसकी हमने बात की बागीचे की, गुलिस्तान फ़ातिमा जिन्ना, वो भी यानी तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से ही थी, उनके नाम तब्दील किए गए हैं, जैसे क्वींस रोड का नाम तब्दील करके फ़ातिमा जिन्ना रोड। तो ये भी होना चाहिए कि शहर के अंदर कोई एक ऐसी इमारत या कॉलेज या तालीमी इदारा या कोई भी चीज़ एक अलग से एक नई जो है तामीर वो मोहतरमा के नाम से मंसूब होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान बनने के बाद जब मुख्तलिफ चीज़ें इनके नाम पर ट्रांसफ़र की गई, तो क्या वो खुद आती थी यहाँ पर उन जगहों को देखने या
उस एजाज़ को महसूस करने? जी बिल्कुल, जिस तरह से बाग जिना में जो गुलिस्तान फ़ातिमा जिना बनाया गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद जब कायदे आज़म यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त एक दावत की गई थी और इसी जगह पे वो एहतमाम किया गया था गुलिस्तान फ़ातिमा जिना में। तो उसकी तस्वीर भी हैं जहाँ मोहतरमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ इस गुलिस्तान फ़ातिमा का जो एक आर्च बनाई गई है उसमें खड़े होकर वो तस्वीरें बनाई गई हैं। तो उस मौके पे ही बाग का नाम भी तब्दील किया गया था और इस हिस्से का नाम भी मोहतरमा के नाम पे रखा गया था। तो इसी तरह से मुख्तलिफ जैसे तालीमी इदारों में हमारे पास तस्वीरें हैं कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में और दूसरे तालीमी इदारों में यहाँ भी मोहतरमा आई, अपना फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज भी। तो इस तरह से मुख्तलिफ तकरीबात में मदऊ किया जाता रहा और वो आती रहीं, तो उनके नाम पे ये यादगार है। अच्छा, जब वो यहाँ आती थी तो लाहौर में क़याम कहाँ किया करती थी? लाहौर में जो है पाकिस्तान बनने से पहले तो क्योंकि अपने भाई के साथ ही रहती थी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जब भी आई तो इकट्ठे आए। बाद में जो है वो मुस्लिम लीग के उस वक़्त के जो सरकर्दा लीडर थे वही इंतज़ाम करते थे और उनके यहाँ ही जो है वो अपना काम करती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हमने बात की मादर मिलत फातिमा जिन्ना की यादगारें जो लाहौर में मौजूद हैं। एक और टॉपिक मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, इसकी क्या हिस्ट्री है, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारा अगला टॉपिक अलहमरा आर्ट्स काउंसिल है। राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, इसकी बिल्डिंग कब बनाई गई थी और किसने बनाई थी? अलहमरा जो है ये माल रोड पे इमारत वाक़या है अलहमरा की, और आर्ट के हवाले से लाहौर का ये एक ये समझ लें कि मरकज़ है। यहाँ जो है वो आर्ट की तालीम दी जाती है। मुख्तलिफ़ शोबे हैं जिनमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाए जाते हैं आर्ट से मुतालिक। असल में पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ एक इदारा था, मास्टर तारा सिंह ड्रामेटिक स्कूल। तो उसी ड्रामेटिक स्कूल की जगह ही बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो लाहौर आर्ट काउंसिल जो है वो यहाँ बनाई गई। और उसी बिल्डिंग को, ये एक छोटी सी एक कोठी थी बैक साइड पे जिस जगह कैंटीन है अलहमरा की। अच्छा। तो उस जगह पे ये कोठी थी। बाद में फिर इस कोठी को गिरा के और नई बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई। और कौन सा ईयर था ये? ये जो बिल्डिंग सारी मुकम्मल हुई हैं ये 1992 में, यानी 1992 में जो है ये सारी 3 हॉल इसमें बनाए गए। एक हाल जो है ये तकरीबन जो हाल नंबर 3 है वो कैंटीन के साथ पहला हाल वही है। उस हाल में तकरीबन 250 लोगों की गुंजाइश है बैठने की। उसके बाद हाल नंबर 2 है। हाल नंबर 2 में जो है वो 450 लोगों की गुंजाइश है बैठने की। हाल नंबर 3 है जिसको कि नूर जहाँ मलका तरन्नुम के नाम पे से मंसूब किया गया है। इस हाल में 900 के करीब लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो इन तीनों हालों में मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं वो होती हैं। छोटे हालों में जिस तरह से तकरीब रूनमाई किताबों की और इस तरह के फंक्शन। हाल नंबर 2 में जो है वो मुख्तलिफ़ स्टेज ड्रामे, और हाल 1 में भी। हाल 1 जो है वो इस वक्त उसकी छत जो है उसका काम हो रहा है मरम्मत का। तो उसके अलावा हाल 2 और 3 जो हैं उसमें तकरीबात जो हैं वो हो रही हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसके बारे में हम मज़ीद बात भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर आर्ट्स के हवाले से काम भी किया जाता है और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ तकरीबात का भी इनेकाद किया जाता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जी राव साहब, कोई दिलचस्प वाक़या, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत से कल्चरल शोज़ होते हैं, यहाँ पर जो है वो बहुत से आर्ट के हवाले से जो है वो शोज़ का इनेकाद किया जाता है। जी, एक तो ये कि आर्ट के हवाले से जो एग्ज़िबिशन होती हैं उनके लिए यहाँ रेंट नहीं है। अच्छा। तो वो गैलरी जो है वो आर्ट की प्रमोशन के लिए वो फ्री है। इस यही वजह है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना काम, ख़ास तौर पे उनकी पेंटिंग या दूसरे उनकी तख्लीकाती जो काम हैं उनकी जो नुमाइशें हैं वो यहाँ जारी रहती हैं। तो पूरे पाकिस्तान से ही मतलब आर्टिस्ट जो हैं यहाँ अपनी एग्ज़िबिशन जो है वो मुनक़िद करते हैं और लोग जो हैं वो देखने आते हैं। दूसरा ये कि मरकज़ है, मीडिया भी प्रॉपर कवरेज करता है। उसके अलावा ये कि एक अदबी बैठक भी अलहमरा में बनी है जिसमें हाल नंबर 3 के ये ग्राउंड फ्लोर पे है। तो उसमें जितने लाहौर के दानिश्वर हैं, इल्मी अदबी लोग हैं, वो शाम को वहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं और उनके भी बड़े एक मुनासिब मिनिमम से रेट में
ये रखे हुए हैं और वो लोग बैठ के अपने एक तो इल्मी अदबी लिहाज से अपनी गुफ्तगू करते हैं और वो सारे लोग एक जगह पे मिल बैठ सकते हैं। तो उसमें भी जो अदबी बैठक है उसका भी फ्री रखा गया है, उसमें किताबों की तकरीबात और दूसरे इल्मी अदबी जो तकरीबात हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा। लेकिन हॉल 1, 2 और 3 में जो दूसरे कमर्शियल प्रोग्राम या स्कूलों के या मुख्तलिफ बैठने की उनके जो हैं वो रेंट हैं, इनके गैलरी के भी रेंट कोई रेंट नहीं है और इसी तरह से अदबी बैठक में भी जो अदबी तकरीबात हैं उनकी भी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पर म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं और म्यूज़िक पढ़ाया भी जाता है? जी, म्यूज़िक पढ़ाया जाता है यहाँ, मुख्तलिफ जो है म्यूज़िक की, फिर डांस की भी क्लासें हैं और उसके अलावा ये कि बड़े अच्छे असातिज़ा हायर किए जाते हैं। जो आर्टिस्ट हैं उनको अलहमरा जो है वो पे करता है, लेकिन पब्लिक के लिए जो है वो कोई मतलब ये सहूलत है कि वहाँ वो उन जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनके ज़ेरे साया उनकी निगरानी में वो सीख रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कदाफ़ी स्टेडियम में जो अलहमरा है वो इसी की आगे एक शाख है, इसी के साथ लिंक है? जी, लाहौर आर्ट कौंसल का जो वैसे तो एक पंजाब आर्ट कौंसल है और लाहौर आर्ट कौंसल, दोनों अलग अलग हैं। पंजाब आर्ट कौंसल का दफ्तर जो है वो अलहमरा वाला जो जगह है वहाँ है और लाहौर आर्ट कौंसल का अलहमरा में ही है। ठीक है। तो वहाँ भी यही तकरीबात होती हैं। वो जो ओपन थिएटर है वहाँ, उसमें ज़्यादा गुंजाइश है। ये क्योंकि जगह कम है इस वजह से ये हाल उसकी हाल की निस्बत ये और ये ऑडिटोरियम ज़्यादा है। जी, ऑडिटोरियम ज़्यादा है, ये बंद है। ऑडिटोरियम्स हैं जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इस्तेमाल होता है? कमर्शियल पहले जो है लाहौर म्यूजियम का ऑडिटोरियम जो था वो भी कमर्शियल पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ तकरीबात और ड्रामे भी होते थे, लेकिन अब जो है वो कमर्शियल ड्रामे और दूसरी तकरीबात के लिए बंद है। म्यूज़ियम के ही इस्तेमाल में है, लेकिन किताबों की तकरीबें रूनमाई या इस किस्म के कोई फंक्शन जो है, स्कूल फंक्शन वगैरह, वो वहाँ हो सकते हैं। तो उसके अलावा मुख्तलिफ जो जगह थी जिनमें ये फेस्टिवल भी लगाया जाता है यहाँ। टोलिंटन मार्केट में ज़्यादातर फेस्टिवल या इस तरह की तकरीबात वो होती हैं। हाँ। तो उसके अलावा अलहमरा ही है जिसके तीनों हालों में कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो चल रहे होते हैं। जी, और पूरा ये हुब है। अच्छा, और अगर हम कदाफ़ी स्टेडियम वाले की बात करें तो वहाँ पर गुंजाइश भी ज़्यादा है चूँकि और ओपन थिएटर है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है। हालांकि वहाँ भी हॉल हैं। उसी जो ओपन थिएटर है उसके अंदर ही जो है वो हाल हैं, उसमें भी तकरीबात होती हैं। लेकिन जो अलहमरा की अहमियत है वो उस जगह की नहीं है। अलहमरा क्योंकि शहर के बिल्कुल करीब है और लोग बासानी जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा, मीडिया जो है वो तकरीबन जो है वहाँ मौजूद रहता है। तो इस वक्त जो है एक और उसमें इजाफा किया गया था पिछले दिनों में। कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद जो है चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर आए जब, तो उन्होंने आके तो कुछ ऐसे परिंदे भी अलहमरा में छोड़ दिए थे, जैसे मोर और इस तरह, ताकि वो घूमते फिरते जो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। और दूसरा ये कि चंद सालों से आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस भी अलहमरा में ही शुरू हुई है, जिससे पूरी दुनिया के दानिश्वर जो हैं वो लाहौर आने शुरू हुए और वो भी इसी जगह पे आके तो अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत करते हैं। तो उससे भी एक इंटरनेशनली लाहौर आर्ट कौंसिल और अलहमरा का इमेज जो है बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राव साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।